हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं, मतलब क्लास 11th वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे थे हम लोग। उसमें भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली थी। 2 क्लास लगा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करने में, क्योंकि उसका बहुत इस्तेमाल है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन का भी काफ़ी इस्तेमाल आएगा, कई जगह इस्तेमाल आएगा। तो इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक होता क्या है और उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, तो इंटीग्रेशन वो चीज़ है, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चीज़ अपने को इंटीग्रेशन मतलब ऐसा समझो कि कोई छोटा चीज़ है उसको बड़ा करना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी छोटे वैल्यू को अगर बड़ा करना है, किसी छोटे वैल्यू का बड़ा रूप देखना है, तो उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो अब अपने पास एक पहाड़ है, सिंपल समझाने की कोशिश करें कि एक पहाड़ है अपने पास, तो हमको ये जानना है कि ये पहाड़ का क्वालिटी क्या है, कितना लंबा कैसा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटे से हिस्से को स्टडी करेंगे, छोटे से हिस्से को स्टडी करेंगे और पूरे पहाड़ के बारे में बता देंगे। तो यही चीज़ है इंटीग्रेशन। मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर हमको जानना है समझना है तो उसका छोटा हिस्सा हम उठाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हिस्सा अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है अपने पास इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, सिंबल क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। अब डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर में मत चले जाना कि डेफिनेट, फिर और क्या नाम था, और भी प्रोटेक्टर का पास कुछ ऐसा ऐसा नाम था ना उसमें। तो डेफिनेट में क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उसमें लिमिट लगा रहेगा। अब लिमिट क्या होता है अभी देखा जाएगा। तो डेफिनेट में हम क्या बोलते हैं, वेयर लिमिट्स आर नोन, लिमिट्स आर नोन। और इनडेफिनेट में क्या हो जाएगा, जहाँ पे लिमिट्स आर अननोन, इसमें लिमिट नहीं पता। और लिमिट क्या होता है वो भी देख लिया जाएगा, सब चीज़ देख लिया जाएगा। तो अब चला जाए लिमिट और इनडेफिनेट डेफिनेट को देखने के लिए, इंटीग्रेशन का सिंबल देखने के लिए। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसा सांप जैसा जो बना रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। तो जब इंटीग्रेशन का सिंबल बना रहेगा तो ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल। और डेफिनेट कहने का मतलब उसमें लिमिट होगा, और इनडेफिनेट कहने का मतलब उसमें लिमिट नहीं होगा। तो व्हेन लिमिट्स आर अननोन एंड कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट इज एडेड इन द रिजल्ट। तो ये जो भी बात अभी लिखे हैं अभी समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि ये तो कहानी हो गया, कहना क्या चाह रहे हैं वो अभी समझ आ जाएगा। अब जैसे मान लो अगर हम बताना चाहें कि इंटीग्रेशन का सिंबल तो बता दिया, अब इंटीग्रेशन के अंदर किसी चीज़ को लिख देंगे। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है अपने पास, जैसे पैराबोला था, पैराबोला कुछ ऐसा था ना, अभी बताते हैं इसको, यहाँ से ग्राफ बना के बताते हैं, इसको साफ करते थे तब तक। तो अब देखो इंटीग्रेशन को हम लोग ग्राफ के मेथड से या ग्राफ में इंटीग्रेशन लगाना तो कैसे लगाएंगे वो समझ लिया जाए। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल तो पता ही चल गया अपने को कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, मान लो अपने को निकालना है एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर इरेगुलर फिगर है, इरेगुलर फिगर कहने का मतलब कुछ ऐसा फिगर जिसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो समस्या होता है निकालने में। अब समस्या तो निकालेंगे कैसे, तो जैसे मान लो ये जो अपने पास फिगर है, ये वाला जो फिगर है, मतलब जिसको हम 1 नंबर कहते हैं, फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर फिगर में ये अपने पास कर्व है। हम क्या करेंगे, इस कर्व में छोटा छोटा ट्राइंगल, बहुत सारा छोटा छोटा ट्राइंगल ले लेंगे। तो जब बहुत सारा छोटा छोटा ट्राइंगल लेंगे तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, बहुत छोटा छोटा रेक्टेंगल लेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, बहुत सारा ले लेंगे इसमें हम लोग, और सबको सबका एरिया निकाल के सबको ऐड कर देंगे तो एरिया अंडर कर्व निकल आएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन ऐसे करने के लिए अपने को बहुत सारा रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, एक बात। दूसरा बात, ये प्रॉपर रेक्टेंगल भी नहीं, जैसे देखो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पे तो मान लो मिल गया प्रॉपर रेक्टेंगल, लेकिन ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, सब प्रॉपर रेक्टेंगल है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अपना आंसर आएगा वो गलत आने लगेगा। तो ऐसे जगह पे हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर ग्राफ दे रखा है जो इरेगुलर शेप में, तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में भी हम क्या बोले थे, हम किसी भी चीज़ के लिए इंटीग्रेशन लगाना था हम उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाएंगे। तो जैसे मान लो उसी चीज़ को हम यहाँ समझाना चाह रहे हो, वही कर्व है, वही ग्राफ मान लिए।
अब इस ग्राफ में हम एक छोटा सा रेक्टेंगल ये उठा लिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं, तो हम ये मान ले रहे हैं ये जो ग्राफ है अपने पास, ये जो कर्व है वो वाई इक्वेशन में कर्व दे रखा है अपने को। वाई इक्वेशन में कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते ही हैं, उसमें भी ग्राफ बनता है पैराबोला। तो वैसे ये इक्वेशन, ये जो ग्राफ है उसका कुछ इक्वेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई। तो यहाँ हम लिख दिए वाई। अब वाई को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वाई का हम केवल ये हिस्सा निकाले हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है उसका बस हम ये हिस्सा निकाले हैं, और वाई को हम इंटीग्रेट करें किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो वाई क्या है अपने पास, ये हिस्सा है, और डी एक्स क्या है, ये जो छोटा सा चौड़ाई है इसको हम बोलते हैं डी एक्स। वाई लंबाई को बोल दिए, चौड़ाई को बोल दिए डी एक्स। तो एक रेक्टेंगल ही तो हो गया। अब इस रेक्टेंगल को ही इंटीग्रेट करें, मतलब एक छोटा सा रेक्टेंगल इस फिगर में बहुत सारा है, तो इसी को इंटीग्रेट करके हम पूरा कर्व का निकाल दे रहे हैं। तो जब हम पूरे कर्व को कर देंगे तो पूरे कर्व का निकल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई हमसे बोल दिया केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ, पूरा नहीं चाहिए हमको, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एरिया है बस उसको बताओ। तो अब देखो लिमिट लग गया। अभी ये क्या है, इनडेफिनिट है, ठीक है। अभी ये जो एरिया हम निकाले हैं ये इनडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता ही नहीं है कहाँ से, पूरा हम निकाल दिए, जितना था पूरा निकाल दिए। अब क्या कर दिए, डेफिनेट कर दिए, उसी चीज़ में डेफिनेट करते हैं। डेफिनेट कहने का मतलब क्या, उसी में हम लिमिट लगा दिए कि भाई हमको बस यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, ठीक है। जब कोई लिमिट नहीं लगा तो उसको बोल देंगे इनडेफिनिट। अब लिमिट लग जाएगा। लिमिट क्यों लग गया, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ से लेकर यहीं तक का चाहिए। तो यहाँ वाला जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, x1। यहाँ वाला जो चीज़ उसको बोलते हैं x2 पॉइंट। मतलब हमको केवल कहाँ से कहाँ चाहिए, x1 से लेकर x2 का एरिया चाहिए। तो लिमिट क्या लग जाएगा, ये हो गया x1 मतलब लोअर लिमिट, ये हो गया x2 मतलब अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जो नीचे है लोअर लिमिट, ऊपर है अपर लिमिट होता है, ठीक है। और लोअर लिमिट जहाँ से शुरुआत हो रहा है, अपर लिमिट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इतना पता चल गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और हो गया डेफिनेट। तो ये हो गया बेसिक इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इंटीग्रेशन का सिंबल ये हो गया, लिमिट नहीं लगेगा हुआ तो इनडेफिनिट हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा तो डेफिनेट हो जाएगा। नीचे होता लोअर लिमिट, ऊपर होता अपर लिमिट। और अगर डेफिनेट, जैसे मान लो ये तो हो गया डेफिनेट, इसका कुछ आंसर आ जाएगा, वो आंसर हम सॉल्यूशन लिख देंगे। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता जो अभी हम बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो इसका जो सॉल्यूशन आता उसमें एक कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्यों ऐड करते हैं, कैसे आता है, क्या आता है, ये सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो वो वहाँ पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग को बेसिक चीज़ें जानने की, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और फार्मूलाज क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास कि अगर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ग्राफ में करना तो ये हो जाएगा डेफिनेट, इनडेफिनेट हो जाएगा। कहीं और किसी तरीके का इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको साफ करते हैं और फॉर्मूलाज पे चलते हैं। तो अब हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं जो अपने को इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला है, तो पहला फार्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। dx क्या होता है कि किस वेरिएबल के साथ हम उसका इंटीग्रेशन करें, कहने का मतलब किस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन, जैसे अगर यहाँ x है तो dx में ही इंटीग्रेट करेंगे, y होता तो dy में करते, मतलब जिस वेरिएबल में इक्वेशन दे रखेगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अगर ये है तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो जब ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल x टू द पावर n dx, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। बस यहाँ कंडीशन क्या है, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे n का वैल्यू -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू -1 होगा तो देखो यहाँ -1 रखने पे कितना, 0, ऊपर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -1 रखेंगे तो डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा, जो कि आंसर अपने को नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन क्या हो गया कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला देख लें कि अगर -1 हो जाए, x टू द पावर -1 dx हो जाए, मतलब यहाँ पे हम बोले भैया n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू इस वाले फार्मूले में -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 दे दिया तो फार्मूला चेंज हो जाता। फार्मूला चेंज हो जाता मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x dx। तो 1/x dx हो या इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx हो, इन दोनों के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है ln x प्लस सी। देखो यहाँ पे छूट गया था प्लस सी, तो ये हो गया ln x। ln कहने का मतलब लॉग के बारे में बात हो गया। तो अगर इंटीग्रेशन दे रखा अपने को x टू द पावर -1 का, तो हमको लॉग में जाना पड़ेगा। फिर थर्ड फार्मूला बात कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कर ले, साइन x dx, तो ये होता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x कर ले भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, तो ये हो जाता है साइन x प्लस सी, ठीक है। फिर यहीं पे बात कर ले पड़ोस में ही 5वां नंबर, पेन का कलर चेंज करते हुए बात कर ले, क्या बात कर ले, अगले फार्मूले का,
तो अगला फार्मूला ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, ये हो जाता है 10x प्लस सी। देखो वही फार्मूला लिखेंगे जो अपने काम का है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स हो जाता है, तो ई पावर एक्स ही हो जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ई पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल वाला है, अगर ई पावर एक्स डी एक्स को दे रखा तो उसका वही हो जाएगा। फिर सातवां अगर हम लोग बात कर ले तो मान लो कुछ ऐसा एक जनरल इक्वेशन दे रखा है जिसमें u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और dx का रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम सबको अलग अलग डील करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u dx कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ v dx कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी है इंटीग्रेशन ऑफ w dx कर लेंगे, मतलब सबको अलग अलग डील करेंगे। ये कुछ फार्मूला हो गया। अब कुछ फार्मूला और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड मतलब नेक्स्ट पेज पे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा हमको क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट पेज है ही नहीं। तो तब तक साफ करते हैं इसको, 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी क्या लगेगा कुछ। तो अब नेक्स्ट है अपने पास 8वां नंबर फार्मूला, तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। कहने का मतलब दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में दे रखा और उसका इंटीग्रेशन करना तो कैसे हो जाएगा। तो ये फार्मूला थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन याद करना पड़ेगा। याद क्या मतलब करते करते आ भी जाएगा। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ये होल इंटीग्रेशन है। होल इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, तो डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट, फिर इसी में साथ में मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, इसको इधर कर देते का होल इंटीग्रेशन। समझ आया फार्मूला। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर है उन दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, मतलब ये जो रिजल्ट है इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें है ना एक नियम लागू होता है। वो नियम क्या होता है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड है इसको हम किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे ये जो पहले जैसे मान लो अगर कुछ भी दे रखा अपने को उसको ही फर्स्ट मान लेना और सेकंड मान लेना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल अभी समझा दे रहे हैं, लेकिन जो लेट करते हैं वो होता है आई लेट होता है, मतलब किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है इस सीक्वेंस में। जैसे बोर्ड मास होता है ना कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट किसको मानेंगे सेकंड किसको मानेंगे इस पर डिपेंड करता है, आई लेट पे। अब आई क्या होता है, आई का मतलब होता है इन्वर्स, मतलब अगर कोई इन्वर्स फंक्शन दे रखा है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, दूसरा एल होता है लॉग, ठीक, तीसरा होता है ए मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक हो गया, टी मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल हम बता देते हैं तुम लोगों को, इसका जरूरी एग्जांपल जानना। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा अपने को साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले तो ये गलती नहीं करना कि साइन एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई कर देना, ये गलती नहीं करना। यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक साइन एक्स अलग चीज़ है, एक्स अलग चीज़ है। अगर हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना तो ये वाले फार्मूला से ही होगा, यू वी मतलब फर्स्ट सेकंड मान के ही होगा। अब बात होगा कि फर्स्ट किसको मानेंगे सेकंड किसको मानेंगे, तो जिस सीक्वेंस में लिखा वैसे ही नहीं मानना, ऐसे नहीं मान लेना कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये मानना गलत हो जाएगा। तो मानना कैसे है, तो मानना इस ऑर्डर से है। अगर इन्वर्स दे रखा तो वो फर्स्ट होगा। तो अब देखो हम बात कर ले अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्री है ये अलजेब्रा है, तो हमको अलजेब्रा को फर्स्ट मानना है, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानना है। तो अलजेब्रा फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो या तो क्वेश्चन को चेंज करके फिर ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, हमको इसको सॉल्व करना है, मतलब ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तब अपने पास फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट कहने का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कहने का मतलब हो गया एक्स, तो यहाँ पे बात है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कहने का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस हो गया होल इंटीग्रेशन लगाना, लेकिन उससे पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा साइन एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो आ जाएगा सबसे पहले एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा बस एक्स, मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स तो 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फिर से माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब फिर इसको अभी एक इंटीग्रेशन और बचा, अब इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ये माइनस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी लगा देंगे, रिजल्ट में लास्ट में कांस्टेंट लगाना क्योंकि अपने पास लिमिट नहीं है। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इन दोनों का इंटीग्रेशन का। तो उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला समझ आया होगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूले पे, इसको साफ कर देते तब तक। तो जो अब अगला फार्मूला है वो कुछ इस तरीके का, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन
ए एक्स डी एक्स, कहने का मतलब साइन एक्स अब क्यों नहीं है, मान लो साइन 2x है, साइन 3x ऐसा कुछ आ गया तब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा। तो अपने को ये मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो पहले तो वही कर लेंगे। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स, ये मालूम ही है अपने को। फिर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं जो साइन के माउथ में, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके, जो साइन के माउथ में, तो क्या होगा ए एक्स। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स होना ही है, डिनोमिनेटर में ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा केवल एक्स का, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आता है। तो कुल मिला के ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स अपॉन में ए डी एक्स का बना है। तो कुल मिला के अगर इसको लिखना चाहते तो हम क्या लिख सकते थे, तो पहले तो साइन का लिख देते माइनस ऑफ कॉस ए, और यहाँ पे ये जो टर्म है उसमें क्या केवल ए। अब देखो इसी को दूसरे में अगर हम समझाना चाहें, कहने का मतलब इसी को इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स का रिजल्ट लिखना, तो इसको अब हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, मतलब ऊपर हम लोग देख लिए सॉल्व करके कैसे आता है। अगर हम इसको डायरेक्ट, फार्मूला भी याद रखना जरूरी है, फार्मूला ये होता है लेकिन सेम चीज़ है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए, समझ आया होगा। अब यहाँ पे अभी क्या ऐड कर देते हैं, एक कांस्टेंट सी, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट सी, क्योंकि भाई क्या है इनडेफिनेट है तो कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा और बढ़ाते, थोड़ा और बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि अब मान लो अपने पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, ये ले लेते हैं पेन का कलर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अब और बढ़ गया, जैसे मान लो ये था, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x था, अब यहाँ पे हम दे दिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तब क्या होगा, तभी भी वही कहानी होगा, कैसे होगा तो देख लिया जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, जो है माउथ में सब ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, ये जो माउथ में है, तो डिफ्रेंसिएशन करना डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स प्लस बी का। अब ये क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, आना ही है इसको। अब डिफ्रेंसिएशन देखो इतना मालूम अपने को कि डिफ्रेंसिएशन जब करते ए एक्स का तो क्या आया था, ए आया था, तो डायरेक्ट हम लिख दे ए, और डिफ्रेंसिएशन जब कांस्टेंट का करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 0, क्योंकि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है ना, वो कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, और साथ में एक कांस्टेंट क्या हो जाता है सी। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब ऐसे ही मान लो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स बी है, ए एक्स प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, लिख लेगा तुम लोग, उम्मीद करते हैं। मान लो इसी में एक्सपोनेंशियल देते हैं हम, क्या आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल भी वही हो जाएगा। जैसे देखो इसको साफ करके यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला बता देते हैं कि अगर इसी तरीके का कोई एक्सपोनेंशियल आ जाए तो क्या करना है, तो देखो घबराना नहीं है, अपने को एक इंटीग्रेशन का इस तरीके का फॉर्मूला पता चल गया तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो मान लो अपने पास क्या दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल है, तब क्या सॉल्व करेंगे, तो भाई इतना मालूम अपने को इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स कितना होता है, ई पावर एक्स, तो ई पावर जो भी है वो लिख दिया, ई पावर एक्स हो गया। साथ में क्या करना अपने को, डिफ्रेंसिएशन करना किसका, जो एक्स्ट्रा पार्टी है अपने पास, तो एक्स्ट्रा पार्टी क्या ए एक्स प्लस बी है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई पावर ए एक्स प्लस बी ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ए आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करने पे 0, तो कुल मिला के यही आ गया, साथ में क्या एक कर देंगे कांस्टेंट सी। तो जितना फॉर्मूला था वो सब इंटीग्रेशन का हम लोग लगभग डिस्कस कर लिए। अब कुछ इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपने को फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक इसको साफ कर ले। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अब देखो ये जितना भी क्वेश्चन हम इनडेफिनेट लिए हैं, इसके बाद हम लोग 2-4 क्वेश्चन डेफिनेट वाला भी देख लेंगे। तो पहले इनडेफिनेट देख ले, बस फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क ये है कि उसमें लिमिट लगाना पड़ता है, इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब जैसे देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स है और इंटीग्रेशन करना अपने को 7 का, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल है यहाँ पे। तो अगर इंटीग्रेशन करना है 7 का, कहने का मतलब कुल मिला के ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स, ये हो गया क्वेश्चन। अब ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो कांस्टेंट बाहर चला गया तो हमको केवल किसका इंटीग्रेशन करना है, dx का। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 7x, मतलब dx छोटा सा हिस्सा तो उसको बड़ा करके हम क्या लिख देंगे x, और साथ में कांस्टेंट c, समझ आया। यहाँ पे भी वही है इंटीग्रेशन ऑफ fx, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, मतलब यहाँ पे एक तरह से मान कर रखो कि सबके आगे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है। हमको सॉल्व करना है, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस थे, अभी देखे थे प्लस माइनस में है तो दो अलग अलग पार्टी उसको डील करेंगे। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अलग सॉल्व होगा, मतलब cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx अलग सॉल्व होगा।
तो इन दोनों को जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस 3 dx का क्या लिख देंगे, अभी हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट dx होगा तो कांस्टेंट और x आ जाएगा तो 3x आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट c हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे ये x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो गया। x टू द पावर n क्या होता है, तो x टू द पावर n+1 कहने का मतलब 9 अपॉन में n+1 कहने का मतलब 9 हो गया। ये तो हम लोग देखे थे कि एक्सपोनेंशियल अगर रहता तो वो एज इट इज़ आ जाता था, मतलब e⁻3x + c आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 1/x³ दे रखा है तो ये इसका लॉग नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 dx, क्योंकि वो 1/x या x टू द पावर -1 को ही केवल लॉग वाले में लिखते हैं, बाकी कोई है तो उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करके लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे तो x टू द पावर n+1, तो n+1 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा -3 + 1, तो कुल मिला के आएगा -2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा -2, क्योंकि n+1 करेंगे और साथ में कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास इसका इंटीग्रेशन। ये है तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्या, e⁻−2x + c, क्योंकि एक्सपोनेंशियल। ये भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये तुम्हारे वाले रहेगा क्योंकि सेम आ गया। ये c यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको साफ कर दे, यहाँ पे होना चाहिए e⁻x + x, तो ये होना चाहिए +x। हाँ, तो ये भी अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग सॉल्व करेंगे तो e⁻x वैसे आ जाएगा, और x को सॉल्व करेंगे तो x² आ जाएगा। जादू नहीं लगना चाहिए, अब समझ आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। अलग अलग इंटीग्रेशन जो यहाँ पे बताए थे अलग अलग सॉल्व करने वाले, सेम यहाँ पे भी अलग अलग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग मतलब इस तरीके से, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा, तो इसका होगा तो x³ आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² आ जाएगा। कैसे होगा एक बार खुद से ट्राई करना है, आंसर हम बता दिए। अब देख लेते 2-4 ठो डेफिनेट वाला, तब तक इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब देखो इंटीग्रेशन करना अपने को किसका, cos x dx का, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 तक। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos साइन होता है, तो ये हो जाएगा sin x। अब जो लिमिट है उस लिमिट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से π/2, और ये अपने को पता है कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब ये जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, इसका वैल्यू हम लोग x में रखते हैं। सबसे पहले काम क्या हो गया, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट को लिख दिए। अब अगला स्टेप में क्या करना है, अब हमको x के जगह पे लिमिट रखना है। लिमिट कहने का मतलब sin π/2 अपर लिमिट माइनस करना है साइन लोअर लिमिट से, समझ आया बात। एक बार अपर लिमिट रखेंगे x के जगह पे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे डिफरेंशिएशन में, तो पहले अपर लिमिट होता फिर माइनस लोअर लिमिट होता। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, और माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0, तो कुल मिला के ये हो गया 1 - 0, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया 1। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया इसके लिमिट में, तो आंसर क्या आने लगा अपने पास 1 आने लगा। सेम कहानी e⁻2x dx, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, आइलेट वाला, याद है आइलेट लिखे थे। आइलेट कहने का आई हो गया इन्वर्स, एल हो गया लॉग, ए हो गया अलजेब्रा, टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ई हो गया एक्सपोनेंशियल। तो अब किसको फर्स्ट मानेंगे, तो हम लोग फर्स्ट मानेंगे अलजेब्रा को, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बात की इस सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड मानना अपने को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था फर्स्ट, तो फर्स्ट कहने का मतलब हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x e⁻2x, ये तो होना ही है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx, क्योंकि ये भी तो है भी, इसका भी इंटीग्रेशन करना। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा x e⁻2x माइनस e⁻2x, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ है 0 से 2 है। तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट, मतलब इस पूरे में x के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x के जगह पे 2 e⁻4 माइनस e⁻4 को कॉमन लेकर 2 - 1 करके कुछ भी अपने पास आएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हम लिख दिए यहाँ पे 2 e⁻4 माइनस e⁻4। अब 2 e⁻4 माइनस e⁻4 क्या आ जाएगा अपने पास 1 e⁻4 आएगा, लेकिन ये तो अभी अपर लिमिट है, इसके साथ माइनस में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, लोअर लिमिट कहने का मतलब क्या है, ये x टू द पावर 0, मतलब ये 0 x टू द पावर 0, तो ये पूरा पार्टी 0 आ गया, और इसको करेंगे तो -1 आने लगेगा। कहने का मतलब 0 रखेंगे x के जगह पे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही ना आएगा, फिर माइनस
जीरो, एक्स की जगह पे जीरो, तो ई पावर जीरो मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब जब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा +1, तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया, ई पावर 4 +1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें। तो ऐसा दे रखा तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a² + b² + 2ab और dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 2। अब इस तरीके का जब ये आएगा तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, और एक एक करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक बार खुद से ट्राई करना। तो मेरे यहाँ लाइट कट गया इसलिए अंधेरा कायम हो गया, शक्तिमान तो आने वाला नहीं है जो लाइट लेके आएगा। तो फिलहाल अपने वीडियो को हम यही बंद करते हैं, और वैसे भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ भी आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट करके बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहना है, घूमते फिरते रहना, थोड़ा मौज मस्ती करना और अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए राम राम।